कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो हमने ज्योमेट्री का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें आपको मैंने रेखा, बिंदु या उससे जुड़ी हुई जितनी परिभाषाएं संभव थी वो सारी करवा दी थी। पिछली वीडियो मैंने आपको कुछ सवाल भी करवाए थे। मैंने आपको बताया था पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हर परिभाषा हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज दूसरा वीडियो ज्योमेट्री का ही लेके आया हूं। देखें, समझें। फिर से कहूंगा, नोट्स साथ में बनाते रहना। अगर आप केवल स्क्रीनशॉट लोगे, देखोगे, समझ में नहीं आएगा। नोट्स साथ में बनाते रहना, पेन पेंसिल लेके बैठना। समझ में आएगा, समझने का प्रयास करोगे तो। हमेशा कहा है, फिर से कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में जो मैं पढ़ाऊं और वो उससे बाहर हो जाए। पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, बस देखते रहिए। ठीक है बेटा। तो आज बात हम लोग ट्रायंगल्स पे कर लेते हैं। किस पे कर, सॉरी, ट्रायंगल पे कर लेते, चलो वही ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, क्या जानते हैं हम ट्रायंगल के बारे में, कि सर तीनों ओर से घिरी हुई आकृति, तीनों ओर से घिरी हुई आकृति, रेखाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति ट्रायंगल कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर कोई आकृति तीन ओर से घिर जाए, तीन ओर से घिर जाए तो सर वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कहलाती है। कि सर ये बात तो हमने बचपन से पढ़ी है, ये बात तो हमने बचपन से पढ़ी है। कुछ बातें समझते हैं, कुछ बातें हमें पता है। जो पता है उनको समझने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं पता वो मैं समझाऊंगा आपको। क्या पता है, क्या समझते हैं? देखो बेटा, बात को समझना। फिर से आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, और ये बात तो सब जानते हैं, क्या, कि सर एक ट्रायंगल चाहे किसी भी आकार का हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी आकार का, पर उसके जो तीनों कोण होते हैं, तीनों जो कोण होते हैं, उनका जो टोटल होता है, अगर मैं कहूं ये ए, ये बी, बी और ये सी, तो सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ये बात तो आप सब जानते हो। सर इसमें आपने क्या बता दिया, ये तो मैं पहले से पता है। बेटा मुझे मालूम है आपको पता है, लेकिन फिर भी मेरी बात को सुनते जाओ, गौर से सुनते जाओ। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ये बात आप जानते हो कि हाँ सर ये तो हम जानते हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, कुछ बातें कर रहा हूं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी। इसमें एक एंगल ए है, इसमें एक एंगल बी है, इसमें एक एंगल सी है। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसकी एक जो भुजा है बीसी, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इस भुजा को आगे बढ़ा दूं और इस पर एक कोण बना दूं, ये कोण, ये कोण, तो ये कोण क्या होगा? कि सर हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा देख लेना, नहीं देखा है तो देख लेना। कि सर हमें आपने पढ़ाया था कि एक रेखा पे बनने वाले कोण जो होते हैं उनका टोटल 180 होता है, जिसे हमने समपूरक के रूप में पढ़ा था ना, समपूरक कोण। कि समपूरक कोण क्या होता है? कि सर बिल्कुल पढ़ा था। तो सर ये जो पूरा कोण होगा, ये पूरा कोण होगा, ये 180 डिग्री का होगा। ये जो पूरा कोण होगा कि सर ये 180 डिग्री का होगा। अगर ये आपका कोण, अगर ये आपका कोण मैं अल्फा मान लूं, क्या मान लूं? अल्फा मान लूं, तो ये कोण क्या होगा? ये कोण क्या होगा? कि सर ये 180 माइनस अल्फा होगा। कि सर बिल्कुल होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। देखो ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि इसका मान 180 माइनस अल्फा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मान 180 माइनस अल्फा के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो इसका मान जो होगा वो इसके और इसके कोणों के योग के बराबर होगा। कि सर ये क्या मतलब, समझाता हूं। अगर मैं कहूं कि ये एंगल x है, ये x है, ये y है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो एक बात याद रखना कि जब भी एक बहिर्कोण बनेगा,
वह एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जब भी कभी कोई एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स, अंतः अभिमुख कोण उनके योग के बराबर होगा। कि मतलब कि अगर इसका मान आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर इसका मान x + y होगा। कि सर ऐसा क्यों होगा ये तो बता दीजिए आप, जब ये ऐसा क्यों होगा ये तो बता दीजिए। तो बेटा बात को सुनो फिर से, मैं आपको पूरा डिफाइन करता हूँ, मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूँ वैसे तो, लेकिन आप ना समझो तो भी अच्छी बात है, डिफाइन नहीं करना तो भी अच्छी बात है। जैसे मैं आपसे कह दूं समझाने के लिए कि ये वाला कोण आपने 60 मान लिया, तो और ये वाला कोण आपने 80 मान लिया, मानने में कुछ नहीं जाता। ये कोण 60 मान लिया, ये कोण 80 मान लिया, ये दोनों कितने हो गए, कि सर ये दोनों 140 हो गए। सर ये दोनों 140 हो गए। कि अगर ये 140 हो गए, तो ये बचा कोण कितने का होगा, कि सर ये 40 का होगा। कि सर ऐसा क्यों होगा, कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कि सर अगर ये 40 है तो ये पूरा कितना था, कि सर ये पूरा 180 था। अगर ये पूरा 180 था और ये 40 है, तो बचा हुआ कितना होगा, कि सर 180 में से 40 घटा दो, ये आपका बचेगा 140। तो बेटा ये भी तो आपका 140 निकला। मैंने आपसे कहा कि जो बाह्य कोण होगा, एक्सटर्नल एंगल जो होगा, बाह्य कोण जो होगा, वो कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये बात याद रखना, ये जो कोण होगा, इन दोनों इंटरनल जो एंगल्स होंगे, उनके इंटरनल इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होगा। अंतः अभिमुख कोणों के योग के, अभिमुख मतलब बार वाले। अगर यहां पर एक बना दिया जाए, तो ये क्या होगा, कि सर ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, ये 120 होगा। बात को समझना, जहां बनेगा वो सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं यहां पर एक बना दूं, तो ये कोण क्या होगा, तो ये जो कोण होगा वो सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या बेटा मेरी? आपको फिर से मैं कहूंगा कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, वो अंदर के दोनों, सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी बेटा दिक्कत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आपको समझते जाओ। मैं फिर से कहूंगा बेटा, हर चीज आपको समझाऊंगा। कहने के लिए तो मैं प्रमेय के रूप में डिफाइन कर सकता हूं, पर उसका कोई मतलब नहीं है, फालतू समय खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप समझ लो इस बात को। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? फिर से समझते हैं, ट्रायंगल्स के नियम समझते हैं। ट्रायंगल होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेखा है और उसको कोई आकृति है, वो तीन ओर से घिर जाए, किसी रेखा द्वारा, तो क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, मुझे गौर से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन आपके लिए 10 है, मैं समझा रहा हूं आपको, समझते जाना बेटा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझना बेटा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। अगर मैं कहूं कि ये लाइन 10 है, तो बेटा एक बात बताओ, ये पूरी 10 है। अगर मैं इधर से ऐसे तिरछा चलूं और फिर ऐसे मुड़ जाऊं, तो क्या ये भी 10 होगी? कि नहीं सर, ये जो लाइन होगी वो 10 से तो ज्यादा होगी। जब सीधे सीधे जा रहे थे तो हम दूरी कम तय करेंगे, लेकिन जब तिरछे चलेंगे तो जाहिर सी बात है हमें दूरी ज्यादा लगेगी। तो बेटा एक बात समझो, अगर ये आपके लिए एक त्रिभुज बन गया, तो बेटा बात को समझो, इस पूरी और इस पूरी का जो टोटल होगा, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, तो जो BC है, ये AB और AC का जो टोटल होगा, AB और AC का जो टोटल होगा, वो इस 10 से तो ज्यादा होगा। तो क्या समझ में आया बेटा? जो त्रिभुज की दो लाइनें होती हैं, कोई भी दो लाइनें, त्रिभुज की कोई भी दो लाइनें, दो रेखाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये नियम याद रखना। हो सकता है ये बात समझ में ना आए।
मैं फिर से समझाता हूं बेटा, आपको फिर से समझाता हूं। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें पेंसिल और प्रकाल दिए गए थे। वो एक प्रकाल तो समझ में आया कि सर वो एक में तो पेंसिल लगा लेते थे, वो दूसरा वाला क्यों था वो समझ में नहीं आया। तो मैं वही समझाता हूँ आपको, प्रकाल नहीं समझाता हूँ। प्रकाल वो तो रूलर था, वो नापने के लिए होता था, वो दूरी नापने के लिए होता था। अब क्यों यूज हमने कभी किया ही नहीं उसका। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मेरी बात को सुनना बेटा, गौर से सुनना। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक रेखा है, त्रिभुज कैसे बनता है। ये एक रेखा है, इसको आप मान लो 10, इस रेखा को कितना मान लो 10। तो बेटा बीचों बीच कितनी होगी 5, बीचों बीच में कितनी होगी 5। अगर मैं एक 5 सेंटीमीटर का चाप ले लूं, कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का, और इस पर कहीं भी चाप लगाऊं, बेटा मेरी बात सुनना, कोशिश कर रहा हूं, प्रकाल नहीं है मेरे पास, प्रकाल से नहीं बनाना। इसको 5 दूरी को लेके अगर एक चाप लगाऊं तो यहां कहीं चाप लग जाएगा, ये चाप यहां कहीं लग जाएगा कि सर बिल्कुल लग जाएगा। ये चाप लगेगा तो यहीं पे कहीं पे ऐसे में लगेगा, ठीक है। ये 5 लेके यहां से 5 दूरी लेके एक चाप लगाए तो वो ऐसे में कहीं लग जाएगा, और यहां से भी अगर 5 एक चाप लेके लगाऊं, 5 एक चाप लेके लगाऊं तो बेटा वो ऐसे में कहीं लगेगा, ऐसे में कहीं लगेगा। तो ये चाप एक दूसरे को तो कहीं नहीं काट रहे, इसी रेखा पे काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में ट्रायंगल बनना संभव नहीं है, ट्रायंगल बनना संभव नहीं है। तो बेटा मेरी बात को सुनना, हो सकता है समझ में ना आए, बेटा बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये लाइन कितनी थी 10, ये लाइन कितनी थी 10 पूरी, तो बीचों बीच में कितनी है 5। अगर मैं 5 त्रिज्या ना लेके, 5 त्रिज्या ना लेके मैं त्रिज्या ले लूं 8, त्रिज्या ले लूं 6, या त्रिज्या ले लूं 5 से ज्यादा ले लूं, कितनी ले लूं 5 से ज्यादा ले लूं, 5 से ज्यादा ले लूं। और अगर 5 से ज्यादा लूंगा, मान लीजिए 7 ले लेता हूं, कितनी लेता हूं 7, तो 7 लूंगा तो 5 से तो आगे निकल जाएगी, तो जो चाप लगेगा वो ऐसे कहीं लगेगा, जो चाप लगेगा वो ऐसे कहीं लगेगा कि सर बिल्कुल लगेगा। और यहां से भी मैं दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए एक रेखा मेरी ए बी थी, ये एक रेखा ए बी थी, अब दूसरा भी मैं, ये 5 है अपनी दूरी, ये 5 है, अगर इससे ज्यादा ले लूं, मान लीजिए यहां से मैं 8 ले लूं, 7 ले लूं, 6 ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो बेटा अगर मैं लगाऊंगा तो 5 से तो आगे दूरी आ जाएगी यहां से, और मैं यहां से एक चाप लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो ऐसे में गुजर जाएगा। और अगर ऐसे में गुजर जाएगा तो जिस जगह पे दोनों चाप मिल रहे हैं, तो बेटा यहां से अपन ने 7 मानी थी, 8 मानी थी, वो ये दूरी ये होगी, क्योंकि चाप तो पूरे सब जगह से एक से ही होगा। और यहां से जब लगाओगे तो यहां से लगाई थी ये, तो बेटा ये भी दूरी आपने मानी थी, तो ये मिलके एक त्रिभुज बन जाएंगे, ये मिलके एक त्रिभुज बन जाएंगे। तो बेटा याद रखना, याद रखना कि त्रिभुज की जो एक भुजा है, अगर आप त्रिभुज बना रहे हो तो बाकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये नियम लिख लो, ये नियम लिख लो, ये नियम लिख लो। क्या लिख लो? नियम ये लिख लो बेटा, गौर से सुनना बेटा मेरी बात को, नियम लिख लो, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि किसी त्रिभुज नियम है, याद रखना बेटा, नियम है, नियम है, नियम है। अभी समझाया, आपको समझाने का प्रयास किया है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए या बी, कोई भी, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बेटा ये नियम लिख लेना, ये नियम लिख लेना, ये नियम लिख लेना। बहुत सवाल बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सवाल बनते हैं। मैं वीडियो के आखिरी में आपको इससे जुड़े हुए सवाल भी करवाऊंगा, मेरे साथ बने रहो, सब कुछ करवाऊंगा, ज्योमेट्री में जितना हो सकता है उतना करवा के दूंगा आपके पटवारी के लिए, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए, आपके रेलवे के लिए, बेटा सीजीएल तक के सवाल करवाऊंगा। लेकिन अभी हम बात सीजीएल मेंस की नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपके जो एग्जाम भविष्य में आ रहे हैं हाल फिलहाल में, उन पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसआई पे, हम बात कर रहे हैं पटवारी पर, हम बात कर रहे हैं वन रक्षक पर, हम बात कर रहे हैं जेल पुलिस पर, इन पर बात कर रहे हैं। तो बेटा इनके लिए समझ लीजिए, ये नियम लिख लीजिए, ये नियम लिख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है बेटा, ये एक ट्रायंगल ए बी और सी है। तो बेटा बात को समझना, बात को समझना, इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में होगा ये कि आपकी ये भुजा ए बी है और बी सी। फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ए बी, माफी चाहूंगा, ए बी प्लस बी सी का जो योग होगा
वो ज़्यादा होगा, ए बी प्लस बी सी का योग जो ज़्यादा होगा वो ए सी से बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। या ऐसे करो, ऐसे तो परेशान हो जाओगे आप, ऐसे तो परेशान हो जाओगे, ऐसे परेशान हो जाओगे। मेरी बात सुनो बेटा, ये एंगल है तो ए के सामने जो भुजा होगी वो स्मॉल ए होगी, ये आपको पता है? नहीं पता तो याद रखा करो। जो भुजा होती है वो एंगल पर डिपेंड करती है, अभी मैं इस पर लंबी चर्चा करूंगा। जो सी है उसके सामने भुजा स्मॉल सी होगी और जो बी है उसके सामने भुजा स्मॉल बी होगी। तो ये आपकी भुजाएं होंगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आपके पास तीन भुजाएं ए, बी और सी। मैं कह रहा हूं कि ए बी प्लस बी सी बड़ी होगी सी से। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मैं कह रहा हूं बी सी, बी प्लस सी बराबर हो, बड़ा होगा ए से, बड़ा होगा ए से। और आपके लिए सी प्लस ए बड़ा होगा बी से। ये नियम याद रखना, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके साथ एक नियम और याद रखना कि ये तो बात प्लस की हो रही थी, ये बात प्लस की हो रही थी। अगर बात माइनस की करें तो याद रखना, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है तीसरी भुजा से। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। योग हमेशा बड़ा होगा, अंतर हमेशा छोटा होगा। इसको आप मॉड के अंदर रखना। मॉड की खासियत जानते हो ना कि मॉड के अंदर जो संख्या होती है, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, बाहर हमेशा प्लस की ही निकलती है, बाहर हमेशा प्लस में ही निकलती है। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोई डाउट है बिल्कुल पूछो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है? अगर नया नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। फिर से कहूँगा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। याद रखना, इसको आप फैक्टोरियल उसके अंदर रखना, मॉड के अंदर रखना। इससे आपको ये याद रहेगा कि भैया माइनस का निकले या प्लस का, बाहर प्लस का ही आना है, बाहर प्लस का ही आना है। ऐसे ही आपके लिए a माइनस सी जो होगा वो छोटा होगा b से। तो याद रखना, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। योग बड़ा होता है, अंतर छोटा होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझते रहना, मेरी बात को ढंग से समझते रहना। बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, जो सवाल बनते हैं हम उनको भी करेंगे। क्या इतना आप लिख पाए हैं? क्या इतना आप लिख पाए हैं? लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसको हटाऊं बेटा मैं आपके लिए? चलो देखते जाओ और समझते जाओ। अच्छा, ये आया कैसे था भाई? कुछ नहीं था, इसको इधर भेज दिया माइनस में चला गया, इसको इधर भेज दिया माइनस में चला गया, और कुछ नहीं था। इसको इधर भेज दिया, जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि c प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप क्या करोगे, इसको उधर भेज दोगे माइनस में, तो आप कहोगे a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा b माइनस सी के। मैंने कहा ना, दो भुजाओं का अंतर, माफी चाहूंगा, ये तो चला ही लगता रहेगा, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कट हुआ होगा, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अंधेरा हुआ होगा। तो होता क्या है, जो योग होता है, जो योग होता है वो बड़ा होता है और जो अंतर होता है वो उससे छोटा होता है। उसी का एक रूप है और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? बात को समझो बेटा। फिर से समझते हैं बेटा, फिर से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। त्रिभुज होते कितने प्रकार के, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा बात करते हैं हम ट्रायंगल की, बात करते हैं हम ट्रायंगल की, त्रिभुज की। तो बेटा त्रिभुज होते हैं दो प्रकार के, त्रिभुज होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के मतलब दो तरह से देखे जाते हैं, दो तरह से देखे जाते हैं। एक तो होता है बेटा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाएं क्या होती हैं? साइड्स, साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। और दूसरा होता है बेटा कोणों के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ऑन द एंगल्स, एंगल्स, एंगल्स के आधार पर। तो पहले बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं।
भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर बेटा समझते जाना, भुजाओं के आधार पर समझते जाना बेटा, गौर से समझना, ढंग से समझना। बहुत सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, कैसे बनेंगे सारे सवाल करेंगे, कैसे बनेंगे सारी बात करेंगे। तो भुजाओं के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देख लेना, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसको आप बोलते हो समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हो? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हो? समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं है, देख लेते हैं। EQULETR होती है, EL होती है, पता नहीं है, EL होती होगी, TERTERAL इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग मत देखना, समझ में आ गई होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसकी हर भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, वो आपके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब एक बात और याद रखना, अगर सारी भुजाएं बराबर हो गई तो सारे कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि जो भुजाएं डिपेंड करती हैं वो कोण पर डिपेंड करती हैं। अभी मैं इस पर चर्चा करेंगे, तो अभी बात कर लेते हैं। फिलहाल इतना समझिए कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो आपके लिए समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं बेटा, जगह कम है मेरे पास, मैं मिटाता रहूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर दूसरे पे बात करें बेटा, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। मैनेज करना डायग्राम को। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये आपके लिए समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल। क्या बोलते हैं? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। आप स्पेलिंग देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, गूगल पर सर्च कर लेना, गूगल बाबा कर लेना, जो भी है। कुल मिला के एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं AB और AC कोई और भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है मैंने ABC बनाई है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, वो आपके लिए समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरे की बात करते हैं अगर हम, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, वो आपके लिए विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा जूम किया और कुछ नहीं किया, देख लेंगे अभी। तो हाँ, इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल। SCALANE स्केलन ट्रायंगल कह लेते हैं। तो तीन तरह के त्रिभुज हैं आपके पास। ऑन द बेसिस, एक तो आपने पढ़ा है भुजाओं के आधार पर, जिसमें सबसे पहला त्रिभुज था एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो आपके लिए विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं बेटा कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। बेटा बात को सुनते जाना, समझते जाना, हर चीज समझ में आएगी अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो।
ये लग रहा होगा सर ये क्या बच्चों जैसी चीजें बता रहे हो बेटा, यही चीजें समझ में नहीं आएंगी वहां पर पेपर में। जब वो सवाल देगा, भुजाएं दे देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। वो दे देगा किसी त्रिभुज की भुजाएं किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 6, 9 हो सकती हैं, अब आपको समझ में नहीं आएगा। या भुजाएं दे देगा कौन सा कोण बनाया जा सकता है, तो समझ में नहीं आएगा बेटा। समझो, कोणों के आधार पर बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, जिसके सभी कोण न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण हमने पढ़ा दिया आपको, एक्यूट एंगल। क्या पढ़ाया? एक्यूट एंगल मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है देख लो, नहीं देखा है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सब बराबर हों, सब बराबर हों, सब 90 डिग्री से सब छोटे होंगे, 90 डिग्री से सब छोटे होंगे। अगर सारे 60-60 के हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 डिग्री से सब छोटे होंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो आपके लिए न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो या जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरे की बात करें, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो आपके लिए समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आई है कि सर ये तो हमें बचपन से मालूम है? बेटा बिल्कुल मालूम होगा। अभी जब वो भुजाएं देगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कौन सा ट्रायंगल होगा। वो करेगा क्या कि आपको एक त्रिभुज की भुजाएं दे देगा और आपसे पूछ देगा ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस टाइप के सवाल दे देगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई? और तीसरे पर बात करते हैं कोण के आधार पर। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, और वो आपके लिए कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो दो तरह से आपने पढ़ा है त्रिभुज को, पढ़ा। पहला पढ़ा भुजाओं के आधार पर और दूसरा पढ़ा आपने कोणों के आधार पर। इसमें संबंध क्या है? बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं आपको, समझते रहना। बहुत सारी बातें हैं। हम मीन पर बात करेंगे, मीडियन पर बात करेंगे, हम कोण समद्विभाजक पर बात करेंगे, हम लंब समद्विभाजक पर बात करेंगे, हर चीज़ पर बात करेंगे, हम शीर्ष लंब पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये बेसिक नहीं समझा तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इससे जुड़े हुए सवाल भी करवाऊंगा, देखते जाओ और समझते जाओ बेटा। मैं क्या कह रहा हूं समझना बेटा, मेरी बात को सुनना। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। क्या सर राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बेटा बात को सुनना गौर से। इसमें आप इसको कहते हो आधार, जिसे आप पढ़ते हो बेस। क्या पढ़ते हो? बेस। इसको कहते हो आप लंब, जिसको आप पढ़ते हो परपेंडिकुलर। क्या पढ़ते हो? परपेंडिकुलर। और इसको आप कहते हो कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। कि सर हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है समकोण त्रिभुज में क्या पता है हमें? कि सर हमें पता है कि सर h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। p स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय वो लगती है। इसमें कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस। कौन सी लगती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो कहती है कि सर कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। कि सर ये बात तो हमें बचपन से मालूम है, हमने 10th में तो समझ में तो आई नहीं थी, हम तो रट के ले गए थे। बिल्कुल रट के ले गए थे बेटा, मानता हूं इस बात को, समझ में भी आई होगी कुछ बच्चों को। तो बेटा इसमें मतलब क्या है समझाने का? मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। एक ट्रायंगल से पहले बात करो कोण पर। बात को सुनना, देखना और गौर से सुनना।
जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका एक ट्राइंगल, ये आपका एक कोण है। क्या है? एक कोण है। तो इसकी जो सामने भुजा होगी वो डिपेंड करेगी इस कोण पर। जितना बड़ा ये कोण होगा सामने वाली भुजा भी उतनी बड़ी होगी। जितना बड़ा कोण होगा सामने वाली भुजा भी उतनी बड़ी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक लाइन है, मैंने इस कोण को बड़ा कर दिया। मैंने इस कोण को पहले इतना सा था, एक खुल गया ज़्यादा। जब ज़्यादा खुल गया तो बेटा जाहिर सी बात है भुजा भी बड़ी हो गई होगी। तो बेटा कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होगी। कोण जितना बड़ा होगा सामने वाली भुजा भी, अगर ये कोण जितना बड़ा होगा इसकी भुजा इतनी बड़ी होगी, इस कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। तो किसी भी कोण के कोई भी भुजा जो होती है, त्रिभुज की कोई भी भुजा डिपेंड करती है उसके सामने वाले कोण पर। जितना बड़ा सामने वाला कोण होगा वो भुजा भी उतनी बड़ी होगी। कि सर बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को बिल्कुल मानते हैं। तो बेटा फिर से समझना मेरी बात को, फिर से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें मैंने आपसे कह दिया कि ये भुजा 5 होगी, ये भुजा 12 होगी और ये भुजा 13। मुझे पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिपलेट होती है वो 3 4 5 होती है, 5 12 13 होती है, 20 21 29 होती है। बहुत सारी ट्रिपलेट होती है, हम उनको पढ़ते रहते हैं समय समय पर। जब एरिया मैंने पढ़ाया होगा आपको तब उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब मैं एरिया पे नहीं जाना चाहता। जब हम बात मेंसुरेशन की करेंगे तब उस पर अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो सर इसमें क्या होगा कि सर इसमें जो होगा वो 13 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के प्लस 12 के स्क्वायर के। कि सर अभी आपने बताया था कि सर कर्ण, हाइपोटेनस क्या होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण मानते हैं, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण मानते हैं। तो क्या होगा कि सर 13 का स्क्वायर होगा बराबर कि ये 169 है और बराबर ये 25 होगा और सर ये 144 होगा। कि सर 169 बराबर 169। अगर ऐसा है तो इसका मतलब सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कि बिल्कुल सर हम मानते हैं इस बात को। तो मैं आपसे कहूं गौर से सुनना, मैं आपसे कहूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल मान लें, एंगल। तो इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली सी, इसकी सामने वाली ये। आप जो भी कहो, या मैं कहूं आपसे, या मैं कहूं कि इस भुजा को मैं ए मान लूं, इस भुजा को मैं ए मान लूं, इस भुजा को मैं बी मान लूं और सबसे बड़ी भुजा को मैं सी मान लूं, सबसे बड़ी भुजा को मैं आपके लिए सी मान लूं। तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। कि सर अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग वर्ग के, अगर किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है तीसरी भुजा के वर्ग के, तो जाहिर सी बात है कि सर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि इस स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय काम कर जाएगी। कि बिल्कुल सर काम कर जाएगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दूसरी बात समझना मेरी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दूसरी बात समझना। एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनना है? कि सर 90 डिग्री का बनना है। बिल्कुल, तभी तो 90 डिग्री है। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनना होगा। 90 डिग्री कोण यहाँ पे बनना होगा। अब एक बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। अगर मैं इस भुजा को 13 की जगह 10 कर दूं, 13 की जगह 12 ही कर दूं, चलो 13 की जगह 12 कर दूं। तो अगर मैं 12 करूंगा तो जाहिर सी बात है ये भुजा छोटी हो गई, पहले 13 थी तो छोटी हो गई। तो बेटा अब ये कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब तो थोड़ी सी झुक गई होगी, ये छोटी हो गई ना, पहले 13 थी तो अब ये क्या हो गई 12। तो जब भुजा छोटी हो गई तो कोण भी छोटा हो गया होगा। क्या अब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा? अब भी क्या होगा क्या कि सर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा? ये सामने 12 का स्क्वायर है। बात को सुनना, गौर से सुनना। तो बेटा गौर से सुनना, अब ये आपके लिए 25 है, ये आपके लिए 144 है और ये भी आपके लिए 144 है। तो बेटा कितना हो गया? ये 169 हो गया और ये 144 है। तो ये क्या हो गया कि सर अब तो छोटा हो गया। पहले ये बराबर थे, अब ये क्या हो गया? छोटा। तो बेटा जब छोटा हो गया तो एक बात तो आपको पता थी, पहले से देखना बात को, मेरी बात को सुनना। इस त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री था, ये कोण क्या था? 90 डिग्री। तो बेटा ये दोनों कितने होंगे? कि सर ये जितने भी होंगे पर दोनों का टोटल 90 डिग्री होगा।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है कि सर बिल्कुल होता है, हम तो ये बात मानते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री था तो ये वाले दोनों कुछ भी रहे हों, लेकिन 90 से दोनों छोटे होंगे। 90 इनका सर ये 90 कैसे हो सकते हैं, ये अकेला 90 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये 90 है, इन दोनों का जो टोटल होगा वो 90 से कम होगा। 30 60 हो, 75 15 हो, कुछ भी हो, पर 90 से कम होगा। तो अब जब मैंने इसको छोटा कर दिया, जब इसको छोटा कर दिया तो बेटा ये 90 से छोटा हो गया, ये 90 से छोटा हो गया, तो बेटा ये भी 90 नहीं बचा, और ये तो पहले से 90 थे ही नहीं, ये तो 90 पहले से थे ही नहीं, ये तो 90 से छोटे थे पहले भी। तो बेटा अब ऐसी स्थिति में एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है और सारे कोण 90 से छोटे हैं। सारे कोण 90 से छोटे हैं तो क्या होगा कि अगर सारे कोण 90 से छोटे हैं तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा? अभी आपको बताया, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, वो आपके लिए न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा बेटा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बेटा मेरी बात को सुनना फिर से गौर से, बहुत छोटी सी बात है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा हो, दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो तीसरी भुजा के वर्ग से, यानी कि कर्ण, सी को हमेशा कर्ण मानना, सी को हमेशा बड़ी भुजा हाइपोटेनस मानना, सी को हमेशा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस मान लेना। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो इसका मतलब वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। अभी आपको बताया कि इस कंडीशन में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप और कुछ मानना चाहो, जैसे आपको मान लो एक तो होता है 3 4 5, एक होता है 5 12 13, एक होता है 5 12 17 20 21 मान लो, चलो 20 21 29, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 8 15 17 कर लो, चलो 8 15 17। बेटा इस कंडीशन में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या देखते हैं जरा कि सर ये 64 होगा प्लस ये 225 होगा और ये 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। ठीक है, मैंने कहा त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर है तो सर ये भी 289 है और ये भी 289 है। इस कंडीशन में कैसा है? ये बराबर है। अगर बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इतनी बात समझ में आ रही है? गौर से सुनना बेटा मेरी बात को। अगर मैं कहूं कि मैं इस भुजा को छोटा कर दूं, बेटा ये कोण तो 90 से कम दोनों ही है, ये कोण तो दोनों ही 90 से कम के हैं। अगर मैं इसको 17 की जगह 16 कर दूं, अगर मैं इसे 17 की जगह 16 कर दूं तो ये भुजा छोटी हो गई। अगर ये भुजा छोटी हो गई तो 1 सेंटीमीटर छोटी कर दी आपने, 1 सेंटीमीटर छोटी कर दी, तो जाहिर सी बात है अब त्रिभुज कैसा बनेगा? अब त्रिभुज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। तो बेटा ये भी तो 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया। तो अब क्या होगा? अब गौर से सुनना। अब आप कहोगे कि सर 8 का स्क्वायर, अगर आप इसको a मान रहे हो, इसको आप b मान रहे हो, इसको c मान रहे हो, तो अब आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और ये है 16 का स्क्वायर, क्या होने वाला है? देखो बात को सुनना। ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b है और ये आपके लिए c है। सुनते जाना बेटा। तो ये 64 है और ये 225 है, 225 है और ये आपके लिए 16 का स्क्वायर होगा 256, कितना होगा? और ये आपके लिए हो गया 289 और ये आपके लिए 256 है। ऐसी कंडीशन में ये वाला इससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है कैसा हो गया? अब इसका एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि सारे कोण 90 से छोटे हैं और एक त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 से छोटे हों वो आपके लिए न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ा है तीसरी भुजा के वर्ग से तो वो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये दो नियम हो गए आपके, दो नियम हो गए। भुजाओं से पता करना है कि कोई त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, भुजाओं से पता करना है तब। अभी सवाल बताऊंगा मैं आपको, सीजीएल में आए हुए सवाल हैं, देखते जाओ। अब तीसरी एक और बात करते हैं बेटा, तीसरी एक और बात करते हैं
फिर से मैं आपके लिए एक त्रिभुज बनाता हूं बेटा। जैसे मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया, ये क्या बना दिया बेटा, ये मैंने आपसे कहा ये 3, 4 और 5 है। ये एक, अच्छा पता करो जरा कि 3 का स्क्वायर 9, आप तो ए मान रहे हो ना, ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बाद में बात कर लेंगे ए बी सी पे। तो आपने कहा सर 3 का स्क्वायर प्लस सबसे बड़ी जगह को सी मानना है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर के क्या होता है देखते हैं जरा। तो सर ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। सर ये भी 25 है और ये भी 25 है। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, भुजा के वर्ग के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सर ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं, कि अगर मैं इस भुजा को 5 की जगह 6 कर दूं, तो जाहिर सी बात है ये भुजा बड़ी हो जाएगी पहले से। सर बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। तो क्या त्रिभुज अब भी ऐसा बनेगा कि नहीं? अब ये त्रिभुज पहले 90 था, अब ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। तो जाहिर सी बात है एंगल भी बड़ा हो गया। अगर ये एंगल बड़ा हो गया तो 90 से बड़ा हो गया। पहले 90 था, अब ये 90 से बड़ा हो गया। अगर 90 से बड़ा हो गया तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही बताया था आज इसी वीडियो में कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा है। अब आप इसको करके देखो कि सर आप 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो बेटा ये आपके लिए 9 है, ये आपके लिए 16 है और ये आपके लिए 36 है। तो अब क्या है, ये 25 है और ये छोटा है किससे, 36 से। तो बेटा क्या हो गया, ये अधिक कोण। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा है तो वो क्या है, अधिक कोण। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा है सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा है सी स्क्वायर से, तो क्या होगा, तो वो आपके लिए अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? मैं आपके लिए तीनों फिर से एक बार लिख देता हूं, ढंग से देखते जाओ और समझते जाओ। क्या समझ में आई आपको बात, जो मैंने समझाई उसको समझना। पहला नियम है बेटा, पहला नियम है आपके लिए, कि अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाएं हम ABC मानेंगे और सबसे बड़ी भुजा को मानेंगे C। सबसे बड़ी भुजा को क्या मानेंगे, C। अगर किसी त्रिभुज में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर के, तो वो आपके लिए समकोण त्रिभुज, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। क्या कहते हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। ये होगा अगर किसी त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ये आपके लिए न्यून कोण त्रिभुज, क्या, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक्यूट की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैनेज कर लेना, ACUTE, जो भी लिखी हो वो देख लो ना तुम। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसी तरह से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर होगा, लेस देन मतलब बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा वो इन दोनों के वर्ग से बड़ा होगा, तो ये आपके लिए अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों बातों को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ढंग से फेयर बना के लिख लेना। बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन तीनों नियमों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको सीधे सवाल के ओर ले चलता हूँ, कैसे सवाल आएंगे, क्या क्या नियम होगा, मैं सारी बातें करूँगा, हर चीज़ समझाऊंगा, ट्रायंगल से, चतुर्भुज से, वृत्त से, सब कुछ समझाऊंगा। बस आप साथ बने रहो मेरे, ठीक है। इतना लिख लो। देखो सवाल, देखो गौर से देखना और सुनना।
एक सवाल है बेटा आपके लिए, यदि किसी त्रिभुज में, ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2012 में, एसएससी सीजीएल 2012 में था ये, टीयर वन में था। इसके अलावा ये दिल्ली सीपीओ में भी आ चुका है, लेटेस्ट बिल्कुल 2017 के आसपास। ये दो जगह पर सवाल आ चुका है, बिल्कुल यही सवाल। तो यही सवाल मैंने उठाया आपके लिए समझाने के लिए। अगर आपको सारे नियम याद हैं तो ये समझ में आएगा, नियम नहीं है तो आप निपट जाओगे। समझो, वो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो बी तथा सी पर बाह्य मतलब एक्सटीरियर एंगल का योगफल होगा। एक्सटीरियर एंगल का योगफल होगा। मैं आपको समझाता हूं। एक ट्रायंगल है बेटा आपके पास, ट्रायंगल एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी, वो कह रहा है कि अगर इसमें बीसी भुजा को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, मतलब इस सी को इधर बढ़ा दिया और इसको इधर बढ़ा दिया, तो बीसी पर बाह्य कोणों का योग, बेटा यहां पे जो कोण बनेगा ये, इसका और इसका आपको योग चाहिए, इसका और इसका आपको योग चाहिए। तो बेटा बात को सुनो, इसको आप कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। अच्छा एक बात बताओ, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। मैं अगर इसको एंगल एक्स मान लूं, इसको एंगल वाई मान लूं और इसको एंगल जेड मान लूं, तो किसी कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको एंगल एक्स मान लूं, इसको एंगल वाई मान लूं, इसको एंगल जेड मान लूं, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि आपका जो एंगल सी होगा, जो एंगल आपसे पूछा क्या है, आपसे उसने पूछा है एंगल बी प्लस एंगल सी का मान क्या होगा। ये जो बाह्य कोण है, ये बाहर वाले कोण है, इनका मान पूछा है। इसको आप और कुछ मानना चाहो तो ये पूछ लो, आपसे ये पूछा है। तो बेटा बात को सुनना, क्या ये C आपके लिए x प्लस वाई के बराबर नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या C इन दोनों के योग के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी मैंने कहा था कि जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, कि सर बिल्कुल होगा। और आपको ये पता है कि ये एंगल जो B है ये क्या होगा, कि सर ये जो होगा वो x प्लस जेड के बराबर होगा, कि सर बिल्कुल होगा। तो भाई एक बात बताओ, ढंग से बताओ, मुझसे b प्लस सी का मान पूछा है, मुझे पता है कि b प्लस सी क्या है मेरे लिए। अच्छा x प्लस वाई नहीं होगा, x प्लस जेड होगा, माफी चाहूंगा, x प्लस जेड होगा। ये जो एंगल होगा बाह्य कोण, ये अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, कि सर बिल्कुल होगा। गौर से देखना, मुझसे इसका मान पूछा है, मैं कह रहा हूं कि इसका जो मान है वो मेरे लिए x प्लस जेड है, कि सर बिल्कुल है, x प्लस जेड है, प्लस इसका जो मान है वो x प्लस वाई है, कि सर बिल्कुल है। और सुनते जाओ। आपको एक बात अच्छी तरह से पता है, कि अगर आप इसको इधर उधर कर दो, मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिख सकता हूँ। x दो बार था, x है, y है, z है, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा आप एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड त्रिभुज के तीनों कोण हैं, x त्रिभुज का कोण है, y त्रिभुज का कोण है, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर आप कहो मुझसे कि सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 होगा या नहीं होगा, कि सर ये भी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, कि बिल्कुल होता है। तो क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर 180 रख सकता हूँ? कि सर बिल्कुल रख सकते हो। और प्लस x, तो बेटा x जो एंगल है वो है कौन सा? A है, ये तो हमने माना था, x एंगल तो A है। तो क्या ये ऐसा होगा? कि सर बिल्कुल होगा। और क्या आपको पता है कि पाई के बहुत सारे मान होते हैं, पाई का एक तो मान होता है 22/7, बिल्कुल होता है। एक पाई का मान होता है 3.141, और होता है सर पाई का मान एक और होता है, पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो क्या 180 डिग्री है, तो क्या इस 180 डिग्री को मैं पाई लिख सकता हूं? कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसको मैंने पाई लिखा, और पाई प्लस ए मेरा आंसर होगा। और ये अभी लेटेस्ट में दिल्ली सीपीओ में, इसके अलावा एसएससी सीजीएल में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप इसको कर नहीं पाओगे अगर आपने नहीं समझाया तो। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपको परेशान कर लेंगे, ये आपको रुला लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? मेरी समझ में आई है तो फिर से वही कहूँगा, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बेटा फिर से कहूँगा, जितना भी आपके एग्जाम में आ सकता है मैं सब करवा के दूंगा आपको। जितना भी आपके एग्जाम में आ सकता है मैं सब करवा के दूंगा, आप बस देखते जाओ और समझते जाओ, मेरे साथ बने रहो। फिर से देखो बेटा, वो कह रहा है कि किन भुजाओं का प्रयोग करके त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। किन भुजाओं का प्रयोग करके त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं त्रिभुज बनने का नियम। त्रिभुज बनने का नियम कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो बेटा अगर मैं 5, 6 और 7 ले लूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या होता है? 11, इससे बड़ा है। वो कह रहे नहीं बनाया जा सकता। तो मैं कह रहा हूं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बन सकता है, अगर नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ा 11, इससे बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 12, इससे बड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 13, इससे बड़ा है। तो बेटा इससे तो त्रिभुज बन सकता है। अगर मैं कहूं 5, 8, 15 की, तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, और ये कितना है? 15। तो ये 13 हो रहा है जबकि ये 15 है। मैंने कहा किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। पर क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इस भुजा का प्रयोग करके आप त्रिभुज नहीं बना सकते। अच्छा इसमें देखो 23 होगा, इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ोगे 17 और 8 कितना होता है? 25, इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ो बहुत बड़ा, इससे भी बन सकता है। इन दोनों को जोड़ोगे 13, इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ोगे 17, इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ोगे 18, 6 से बड़ा है, इससे भी बन सकता है। केवल इन भुजाओं का प्रयोग करके आप त्रिभुज नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा आपको मेरी? फिर से, त्रिभुज की किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? कहने का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज इनमें से किनका प्रयोग करके त्रिभुज बन सकता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं चेक करता हूं 2, 3, 6 को। तो बेटा इन दोनों को जोड़ा तो 5 हुआ, जबकि ये अकेला कितना है? 6। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, माफी चाहूंगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, पर यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी बताया था चाप लगा के। बेटा इसको देखोगे 3, 4, 3, 4, 5, 3 और 4 7, 3 और 4 7, इससे बड़ा है। 4 और 5 9, इससे बड़ा है। इन दोनों का 8, इससे बड़ा है। इससे त्रिभुज बन सकता है। अच्छा इनको देखते हैं, 2.5, 3.5 और 6। इन दोनों को जोड़ोगे 6 होगा, और ये कितना है? 6। बेटा बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं। इससे भी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बेटा 4, 4, 9 को लोगे, इन दोनों का योग इससे छोटा है, इसका भी प्रयोग करके त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ही त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज वो त्रिभुज नहीं बनेगा। वो क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:1:4 और 3:1/4 के अनुपात में, तो वह त्रिभुज है। गौर से देखो, मैं भुजाओं को देख रहा हूं 3 अनुपात। क्या मैं इसको 4 एकम 4 और 1 5/4 पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पढ़ सकते हो सर। फिर से मैं 4 तिया 12 और 1 13/4 पढ़ सकता हूं कि बिल्कुल। अब बटे में सबके अनुपात है। बेटा मैंने आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाया है, अनुपात समानुपात में पढ़ाया है कि अनुपात कभी बटे में नहीं होगा। तो बटे में 1 तो होगा, हाँ या नहीं? तो बेटा या तो एलसीएम लो या 4 बटे का 4 हटाना है। अनुपात में गुणा करने का, 0 बढ़ाने का, भाग देने का फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मैं इसमें भी 4 का गुणा कर रहा हूं, इसमें भी 4 का गुणा कर रहा हूं, इसमें भी 4 का गुणा कर रहा हूं। ऐसा करने पर ये मेरे लिए 12 हो गई, ऐसा करने पर ये मेरे लिए 5 हो गई, और ऐसा करने पर मेरे लिए 13 हो गई। तो मैंने आपसे कहा था कैसे पता करोगे कि कोई त्रिभुज
कोई त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। कैसे पता करोगे? तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा को सी मान लेना, सबसे बड़ी भुजा को सी मान लेना, बाकी दो भुजाओं को ए और बी मान लेना। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के तो वो समकोण होगा। याद है या नहीं है? मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से तो वो आपके लिए क्या होगा? तो वो आपके लिए न्यूनकोण होगा। बताई थी ना, न्यूनकोण होगा। याद है कि नहीं? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर से तो वो अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। बराबर होगा तो सीधी बात। तो सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई कि आप इसका प्रयोग कर लो, इसका प्रयोग कर लो। तो देखो पुराना चले जाना, स्किप कर लेना या पीछे चले जाना वापस करके, डबल 3 करते हो उससे। तो मैं कह रहा हूं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा है 13 का स्क्वायर। तो बेटा ये 25 है, ये 144 है और ये 169 है। जब मैं जोड़ूंगा तो ये 169 आएगा और ये भी 169 आएगा और ये आपस में बराबर हैं। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ऐसी स्थिति में वो क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। वो आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से कहूंगा, ये सारे सवाल मैंने मन से नहीं बनाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और ऐसे ही आते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये नियम पता होना जरूरी है। बेटा बात को समझ रहे हैं क्या हम? देखो फिर से एक और सवाल। सवाल है आपके पास, किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x हैं। बेटा ये माफी चाहूंगा, यहाँ पे 2x कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है। इसको आप 2x कर लेना, इसको आप 2x कर लेना। तो वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा? इसको 2x कर लेना बेटा, इसको 2x कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं हैं आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक भुजा है आपके पास 2x, इसको 2x कर लेना। तो बेटा सबसे बड़ी भुजा तो ये होगी, तो इसे हम क्या मानेंगे? C। अभी चेक कर लेते हैं किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो मैंने आपसे कहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है तो समकोण है, अगर छोटा है तो अधिक कोण है और बड़ा है तो न्यून कोण है। बात समझना, गौर से सुनना बेटा। तो मैं चेक करता हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा कहीं पर, देख लेना कहां पड़ रहा है। रिफ्लेक्शन को जरा देख लेना बेटा एक बार, रिफ्लेक्शन कहां पड़ रहा है मुझे पता नहीं है। फिर से बेटा मैं कह रहा हूं कि 2x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और तीसरी भुजा होगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे ये बराबर है, बड़ा है या छोटा है, ये हमें देखकर पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो हम इसको करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं ना आप, 2x का स्क्वायर तो यही होगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये खुलेगा a स्क्वायर, मतलब 2 पे 2 की घात और लग जाएगी 4, प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इसका खोलोगे बेटा, देखते जाओ, नीचे थोड़ा सा खोल रहा हूँ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको आप खोलोगे बेटा x पे 4 की घात, इसको भी नीचे ही कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि इक्वल अजीब लग रहा है, वो अजीब लग रहा है वो इसलिए कर रहा हूँ, प्लस का 1 और माइनस के 2x का स्क्वायर। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है बेटा, गौर से देखना। जब इसको खोलोगे तो x पे 4 की घात प्लस 1 प्लस 2 के x का स्क्वायर, ये खुलेगा। जब बेटा देखो ये 2x का स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर, अच्छा ये 4x हो जाएगा ना, 2x का स्क्वायर खोलोगे बेटा, 2x का स्क्वायर खोलोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x के स्क्वायर, 4x के स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाओगे कितना बचेगा बेटा? 2x का स्क्वायर प्लस का x पे 4, x पे 4 और ये होगा आपके लिए प्लस 1। ये पूरा खुल गया, ये सॉल्व हो गया। और यहाँ पे आपके लिए कितना बेटा, इसको मैं आगे ला रहा हूँ, इसको मैं आगे ला रहा हूँ बेटा, 2x का स्क्वायर
प्लस पे x पे 4 और प्लस पे 1 और ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो इसका मतलब ये आपके लिए एक समकोण त्रिभुज होगा। ये आपके लिए एक समकोण त्रिभुज होगा। बेटा बहुत तरीके से मैंने आपको बताया है, ये सारे के सारे सवाल CGL, CPO, SI इसमें आ चुके हैं। ये कोई सवाल मन से नहीं बनाए, आप जब देखोगे तो हैरान हो जाओगे। यही सवाल आपके एग्जामों में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, देखते जाओ और सुनते जाओ। फिर से देखो बेटा एक और सवाल, एक सवाल फिर से देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से छोटा है। बेटा कोई भी ट्रायंगल बना लो, आप कोई भी ट्रायंगल बना लो। ये बात को सुनना बेटा, मैं दो तरह समझाता हूं। मान लो बेटा ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। और सुनना बेटा, बात को सुनना मेरी। अगर मैं इसको कहूं 50 डिग्री, इसको कहूं आपके लिए 70 डिग्री और इसको कहूं ये कितना 120 हो गया, ये 60 डिग्री। दो तरह के ट्रायंगल बना दिया मैंने आपके लिए। मेरी बात को सुनना, गौर से सुनना बेटा, क्यों किया मैंने ऐसा। वो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कोई भी कोण अन्य दो कोणों के योग से छोटा है। चलो इसको ले लो, ये कोण इन दोनों के योग से छोटा है, ये कोण इन दोनों के योग से छोटा है, ये कोण इन दोनों के, कोई भी कोण बाकी दो कोणों के योग से छोटा है। ये भी कंडीशन अब की सही हो रही है, ये कंडीशन भी सही हो रही है। इसको जोड़ो, कोई भी कोण, मान लो ये कोण इन दोनों के योग से छोटा है, ये कोण इन दोनों के योग से छोटा है और ये कोण इन दोनों के। तो बेटा ऐसी स्थिति में ये अगर ऐसा बन गया तो ये आपके लिए क्या होगा, एक समबाहु। क्या होगा, समबाहु। सर समबाहु क्यों होगा, न्यून कोण क्यों नहीं? बेटा इसकी सभी कोण बराबर हैं। इसके अगर सभी कोण बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज भी तो हो सकता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। कि सर ये बात तो हमें पता है। और ये देखो, ये क्या है, ये आपके लिए न्यून कोण त्रिभुज है। तो बेटा इस कंडीशन में आप क्या लगा के आओगे? तो आपको उसने कहा है अधिक कोण तो हो नहीं सकता। न्यून कोण, बेटा न्यून कोण तो है लेकिन समबाहु भी तो हो सकता है। न्यून कोण तो है, ये गलत लग गया है, ये समकोण गलत लग गया है, इसमें समबाहु होना चाहिए। यहाँ पे बेटा समबाहु कर लेना, समबाहु। ये मैंने प्रिंट गलत कर दिया है। क्या गलत है? समबाहु कर लेना। बेटा ये जो होगा न्यून कोण नहीं लगाओगे, समबाहु नहीं लगाओगे, वो होगा न्यून कोण या समबाहु। क्या लगाओगे? न्यून कोण। ये मिसप्रिंट हुआ है मुझसे टाइप करने में, न्यून कोण या समबाहु आया हुआ सवाल है एग्जाम में, आया हुआ। तो बेटा ऐसी कंडीशन में ये न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। ये बात याद रखना, ये या तो न्यून कोण त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। एक और है बेटा, निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज होगा? निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज होगा? तो अधिक कोण त्रिभुज की मैंने आपको शर्त दी थी कि सर क्या शर्त दी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर होगा तो ही वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। अदरवाइज अधिक कोण त्रिभुज बराबर हो गया तो समकोण हो जाएगा। तो बेटा देखो जरा, क्या 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना है बेटा 13 का स्क्वायर 169। ऐसी स्थिति में आप जोड़ोगे 15 और 7 और 1 8 85 होगा। सही है बेटा। और ये 169 क्या हो रहा है बेटा? छोटा हो रहा है। क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। क्या इसमें होगा? कि आप इसको देखो जरा कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और कितना है 64। ये कितना हो रहा है बेटा? अधिक कोण चाहिए ना आपको। निम्न में से कौन सा अधिक कोण? निम्न में से कौन सा अधिक कोण? इसको देखना बेटा, 6 और 5 11 की 1 और 6 बेटा ये भी हो रहा है। क्या बात है, आज मैंने सारे ही गलत प्रिंट कर दिए क्या? सारे ही गलत प्रिंट कर दिए क्या बेटा? ये भी हो सकता है, ये भी एक अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। और इसको देखो जरा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 36। तो बेटा ये कितना हो गया 41 और ये 36। ये आपके लिए लेस देन हो गया। हो सकता है प्रिंट गलत कर दिया है मैंने, तो आप इसको अधिक कोण की जगह न्यून कोण कर लेना। कौन सा कर लेना बेटा? अधिक कोण। माफी चाहूंगा, आज लगता है टाइप करने में गलती हुई है मुझसे। इस अधिक कोण को आप न्यून कोण कर लेना। निम्न में से कौन सा एक न्यून कोण त्रिभुज होगा? तो बेटा न्यून कोण त्रिभुज आपका ये वाला एक न्यून कोण त्रिभुज होगा, ये वाला। ये तीनों सवाल में टाइप करने में गलती कर गया हूं, तो इसको आप अन्यथा ना लें, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है,
तो कभी कभी तो ये सवाल इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, निम्न में से कौन सा अधिक को हटा देना, न्यून को हटा देना, ये वाला आपके लिए न्यून कोण होगा, बाकी दोनों अधिक कोण होंगे और निम्न में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप देख लेना, छोटी छोटी बातें आप देख लेना और इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है बेटा, अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम के सवाल हम और भी लेंगे, अगला वीडियो तैयार कीजिए, साथ साथ बनाते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये छोटी मोटी मिस्टेक हुई है टाइप में, उनके लिए मैं आज क्षमा चाहूँगा। ठीक है बेटा, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुश रहो बेटा, बाय।